हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम अगेन इंडियन रेलवे की एक और न्यू पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, जिसका नाम है ट्रेन्स क्लर्क। ट्रेन्स क्लर्क क्या होता है, कैसे बनते हैं, सारे पॉइंट्स को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट रहेगा जॉब प्रोफाइल, मींस वर्क क्या रहता है ट्रेन्स क्लर्क का। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टिंग की एंड ड्यूटी टाइमिंग की। ड्यूटी टाइमिंग कितनी रहती है और क्या नाइट शिफ्ट भी रहती है या ओनली डे शिफ्ट रहती है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, जिसमें हम एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन को कवर करेंगे। इसके बाद आएगा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ट्रेनिंग ड्यूरेशन एंड ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी दी जाती है, स्टाइपेंड दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है एंड इन हैंड सैलरी आपकी कितनी रहती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए, ट्रेन्स क्लर्क पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, क्योंकि कमेंट आते हैं फीमेल्स के कि पर्टिकुलर जिस पोस्ट की मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उससे रिलेटेड कि क्या हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, ट्रेन्स क्लर्क पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ आर एलिजिबल। ओके, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि इंडियन रेलवे में ट्रेन्स क्लर्क कैसे बनते हैं एंड ये सारे पॉइंट्स जैसे कि हम देख ही रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ट्रेन्स क्लर्क से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। वर्क आपका क्या रहता है अगर आप ट्रेन्स क्लर्क बनते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे में अभी हमने देखा आरआरबी एनटीपीसी की जो पोस्ट है, किसी भी पोस्ट पर आपका वर्क फिक्स नहीं रहता है कि आपको पर्टिकुलर क्या वर्क करना होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है मैक्सिमम आपने देखा है कि आरआरबी एनटीपीसी में क्लरिकल जो पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है या टाइपिस्ट की पोस्ट है, ये वैकेंसीज हैं। तो इनको डिपेंड करता है कि आपकी एक तो जॉब लोकेशन पर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, रेलवे स्टेशन पर है, डीआरएम ऑफिस में है, इस तरह से आपकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा। साथ में डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेबल दी जाती है। तो इसी तरह से ट्रेन्स क्लर्क का भी वर्क कोई कंफर्म नहीं है कि आपको क्या करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर सारे कार्य देखेंगे, उनमें से कोई एक तरह का कार्य आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेन क्लर्क का जो वर्क है, एक तो ट्रेन को चेक करना होता है। जैसे कि कोई ट्रेन है, आप यहाँ पर इसको ट्रेन कीजिएगा, ट्रेन खड़ी हुई है, अगर आपने देखा है कई ट्रेन हैं जो कोच हैं वो खड़े रहते हैं, तो ये जानकारी होना कि ये क्यों खड़ा है, कब तक खड़ा है या किस वजह से खड़ा है। इसके अलावा जो ट्रेन भी खड़ी हुई है तो क्यों खड़ी है, कब तक खड़ी रहेगी, कब यहाँ से जाएगी, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, इसको रजिस्टर में नोट करना होता है। और ये जो रिकॉर्ड रहेगा, ये सारा रिकॉर्ड रखना होता है और यही रिकॉर्ड आपको स्टेशन मास्टर को देना होता है। ठीक है, इसके साथ ही अब ये जो रिकॉर्ड है आपने स्टेशन मास्टर को दिया, उनको बताया, लेकिन ये सिस्टम पर भी अपलोड करना होगा, जिससे कि सभी को, जो भी वहाँ पर जर्नल रेलवेज या सभी में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आप सिस्टम पर अपलोड करेंगे कि इस जगह पर इस नंबर का कोच या गाड़ी इतनी देर के लिए खड़ी हुई है, ये सारी जानकारी आपको सिस्टम पर अपलोड करनी होगी। इसमें आपका ऑफिस वर्क भी रहता है, ऑफिस रजिस्टर मेंटेन भी आपको करना होता है, ट्रेन जाकर के चेक करनी होती है। ठीक है, तो इसमें फील्ड एंड ऑफिस वर्क दोनों तरह से हो गया आपका। एंड स्टेशन मास्टर को असिस्ट करना होता है, असिस्टेंट होते हैं आप एक तरह से स्टेशन मास्टर के, तो उनको असिस्ट करना होता है। और अगर आप कंट्रोल ऑफिस में हैं तो आपको कंट्रोलर को असिस्ट करना होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वर्क आपका हो सकता है, इस तरह का आपका वर्क रहेगा। या तो आप स्टेशन मास्टर के असिस्टेंट के तौर पर रहेंगे, या आप कंट्रोल ऑफिस में है तो कंट्रोलर के असिस्टेंट पर, और स्टेशन पर आपको किस तरह से गाड़ी का या कोच का नॉलेज यानी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी गाड़ी खड़ी है, कितनी देर के लिए खड़ी है, कौन सा कोच खड़ा है, ये सारा सब कुछ आपको रिकॉर्ड रखना होता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे पोस्टिंग की। तो इसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो मेनली तो देखा जाए तो रेलवे स्टेशन पर आपको रहेगा। अब इसमें रेलवे स्टेशन हो गया, यार्ड हो गया या कंट्रोल ऑफिस हो गया, इनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ड्यूटी टाइमिंग एंड शिफ्ट।
तो ड्यूटी टाइमिंग जो आपकी रहेगी ना वो 8 आवर्स की रहेगी, और ये शिफ्ट जॉब है। शिफ्ट मीन्स आपकी 8-8 घंटे की इसमें शिफ्ट रहती है। अब 8-8 घंटे की जब शिफ्ट है तो इसमें आपका डे एंड नाइट दोनों ही आ जाते हैं। आपकी डे में शिफ्ट है तो आप डे में ड्यूटी देंगे, और हो सकता है कि आपकी शिफ्ट अगर नाइट में हो गई तो नाइट में भी आपको ड्यूटी देनी हो सकती है। ओके, तो जो कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि डे टाइम या नाइट टाइम, तो आपको कभी भी डे में भी देनी पड़ सकती है और रात को भी आपको अपनी ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तो अभी हमने देख लिया ट्रेंस क्लर्क का वर्क क्या रहेगा एंड ड्यूटी। अब अगर आपको लगता है कि आप नाइट ड्यूटी के लिए आप सेटिस्फाई करते हैं और आप एलिजिबल भी हैं ट्रेंस क्लर्क के लिए, इंटरेस्टेड हैं, वर्क भी आपने देख लिया, तो इसके लिए अब हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। अभी हमने एलिजिबिलिटी नहीं देखी है, मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ कि आप एलिजिबल हैं। खैर, मैंने थंबनेल पर मेंशन किया हुआ है 12th पास, है ना, तो आप 12th के बेस पर तो आप आई होंगे देख करके कि आप कम से कम 12th तो हैं ही। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं परसेंटेज वगैरह क्या मैटर रखती है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंस क्लर्क बनना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th वाले ही अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट नहीं कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकते, डिप्लोमा होल्डर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम आपका 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपने हाई क्वालिफिकेशन ली हुई है तो ये आपके लिए एडवांटेज है इसका एक, क्या कि वैसे तो आपको 12th में 50% रहना चाहिए, है ना, लेकिन अगर आप 12th से हायर क्वालिफाई हैं, आपने हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है, तो फिर आपको ये परसेंटेज मैटर नहीं करेगा कि 12th में कितना भी परसेंट हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक SC/ST पर्सन एंड PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए भी परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, कितनी भी परसेंटेज हो, आप जस्ट आफ्टर 12th यानी 12th पास आउट है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वहीं अगर हम एज की बात करें तो जो आपकी एज है, देखिए इस साल जो एज बताई गई है 2024 में, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 18 से 33 है। आप सभी जानते हैं, मैं अपने हर वीडियो में आपको ये इन्फॉर्म कर रही हूँ कि जो 2024 में भर्ती आई है उसमें 3-3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है सभी को। बट हम बात कर रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए एज कितनी होनी चाहिए। हो सकता है आप 2024 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल यहाँ पर एज रखी गई है, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये चार्ट देख रहे हैं, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल का है, एक्स सर्विसमैन को भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, PWD कैंडिडेट को भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, और अदर बहुत सी कैटेगरीज आती हैं जिनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। बट अनरिजर्व कैंडिडेट है तो 18 से 30 साल 2024 के बाद की हम बात कर रहे हैं। अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। हमने एलिजिबिलिटी देख ली, अब चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका होता है CBT 1, उसके बाद होता है CBT 2 एंड CBT 2 के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। कोई भी टाइपिंग स्किल टेस्ट वगैरह इसमें नहीं होता है। तो CBT 1 जो आपका रहेगा ये कंप्यूटर, CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, MCQs टाइप होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टोटल टाइमिंग आपको 90 मिनट की दी जा रही है, और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 मार्क माइनस भी किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल रिजल्ट में नहीं होते हैं ऐड, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है जिससे कि आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएं। CBT 2 के लिए जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो CBT 2 अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो CBT 2 में भी आपका 90 मिनट ही रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे 120 मार्क्स के, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही रहेगी, आंसर आपको केयरफुली देना होगा। जब आप CBT 2 क्लियर कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फाइनल जो मेरिट आपकी तैयार होती है वो होती है आपकी CBT 2 के बेस पर।
ओके। अब अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है। तो चलिए ट्रेनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है आपकी लगभग 35 दिन की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग रहती है, जिसमें आपको स्टाइपेंड 30,000 के आसपास आपको मिलता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग आपकी रहेगी, इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर स्थायी भर्ती होती है। ऐसा नहीं है ट्रेनिंग कर ली और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है उसका एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपकी स्थायी भर्ती हो जाती है। अब स्थायी भर्ती होने पर आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में है, क्योंकि रेलवे में 3 कैटेगरी में सिटीज़ को डिवाइड किया जाता है। उनमें से जो एक्स सिटी होती है उसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो एक्स सिटी होती है उसमें आपकी जो सैलरी है लगभग 35,000 के आसपास बनती है। जेड सिटी में आपकी जो सैलरी है वो लगभग 33,000 के आसपास बनती है, सॉरी बाई सिटी में। एंड जो जेड सिटी रहेगी इसमें आपकी 31,000 के आसपास रहेगी। मोस्टली देखा गया है कि एक्स और वाई में ही आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये सारे ही पॉइंट्स, जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइम, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ट्रेनिंग, इन हैंड सैलरी, सारे पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।